नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो सर्वप्रथम दिया है दोस्तों बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों बंगाल के गवर्नर के बारे में। सर्वप्रथम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है 1757 से 1760 ईस्वी तक, पुनः 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक दोस्तों। तो इनका कार्यकाल याद रखिएगा दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार आए थे, एक 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहे थे, फिर पुनः ये 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे थे। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। किसने दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। तो इसके तहत यानी द्वैध शासन के तहत क्या किया गया दोस्तों कि राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। किसके बाद दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए दोस्तों मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बंगाल का गवर्नर या उप दीवान किसे बनाया गया था? तो ये मोहम्मद रजा खां को। तो बंगाल का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद रजा खां को। और बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो राजा सिताब को। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि अन्य गवर्नर बारलेस्ट, जो कि 1767 से 1769 ईस्वी में, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी में और वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 74 ईस्वी में इनका कार्यकाल है दोस्तों बंगाल के गवर्नर के रूप में। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो कंपनी के अधीन कौन कौन गवर्नर है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। किसके तहत दोस्तों? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक हुए। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि वॉरेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो क्या दिया है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कि वॉरेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में, यानी शुरुआत में वो क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। तो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल हम लोग पढ़े दोस्तों 1774 से 85 ईस्वी तक। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने दोस्तों जो कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया? तो ये कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की दोस्तों। तो 1772 ईस्वी में इसने यानी वॉरेन हेस्टिंग ने दोस्तों प्रत्येक जिले में, कहा तो प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था।
तो नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। तो जो दीवानी अदालत होते थे दोस्तों, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे? तो ये जो कलेक्टर होते थे वही मुख्य न्यायाधीश होते थे दीवानी अदालत के। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। तो जिला फौजदारी जो अदालत होती थी दोस्तों, किसके अधीन होती थी? तो ये भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। किसके अंतर्गत दोस्तों? तो ये जिला फौजदारी अदालत के सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। कहाँ दोस्तों? तो कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। तो क्या दिया दोस्तों कि सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य, जिसका नाम राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। यानी दोस्तों अगर दीवानी मुकदमे होते थे तो उसमें मतलब जातीय कानून अर्थात हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून होता था, लेकिन जो फौजदारी मुकदमा होता था उसमें सिर्फ मुस्लिम कानून ही लागू होता था। नेक्स्ट है कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। तो क्या दिया दोस्तों कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया था। किसने दोस्तों? तो जो वॉरेन हेस्टिंग था, जो 2 उपदीवान थे जिसकी नियुक्ति रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, उसे मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय जिनका नाम था, तो उन्हें पद से हटा दिया गया था। किसने हटाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलोज के नाम से हुआ। तो 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलोज के नाम से हुआ। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। तो क्या दिया है दोस्तों कि 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो क्या दिया है दोस्तों कि इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसके काल में या किसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? तो जोनाथन डंकन ने। कब दोस्तों? तो 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों।
नेक्स्ट दिया दोस्तों कि विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो क्या दिया दोस्तों कि इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये किसने किया था दोस्तों? तो ये सर विलियम जोन्स ने किया था। और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने किया था। ये दोनों लाइन से बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है दोस्तों, तो इसे दोनों लाइन को याद रखिएगा ठीक से। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि 1804 में नोट करके दिया है कि 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई है। तो क्या दोस्तों कि 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई है। ये बम्बई में हुआ है दोस्तों और ये लंदन में। नेक्स्ट है कि इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में, यानी किसका बता रहा है दोस्तों? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में मतलब क्या क्या कार्य हुए वही बताया जा रहा है इसमें कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने दोस्तों द बंगाल गजट समाचार पत्र, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, 1780 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि इसी के समय यानी वॉरेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। तो जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था दोस्तों, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये एलिजा इम्पे थे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। किसने दोस्तों? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि 1782 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई। तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1775 से 1782 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से खत्म हुई थी? तो ये सालवाई की संधि से 1782 में अंत हुई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से 1784 के द्वारा समाप्त हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में आई थी दोस्तों, किसके समय पारित हुआ था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। तो किसके काल में? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया है कि हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। तो वॉरेन हेस्टिंग ने दोस्तों संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज बल्लभ था।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया दोस्तों, परंतु 1795 में यानी 10 साल बाद इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट करके दिया है दोस्तों कि 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोआओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी दोस्तों। तो 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद जो थी दोस्तों उसका पुनर्गठन किया गया था और उसके नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार थे, जिनका कार्य कानूनगोआओं के कागजों की देखभाल करना था और इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसे रिंग फेंस पॉलिसी भी कहा जाता है, किससे संबंधित है या किस गवर्नर से संबंधित है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन ये 1785 से 1786 ईस्वी तक ही 1 साल के लिए हुए थे। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो सर जॉन मैकफर्सन दोस्तों 1785 से 1786 ईस्वी तक इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी तक रहे थे, मतलब 1805 ईस्वी तक थे दोस्तों। तो नेक्स्ट दिया है कि इसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में, सॉरी दोस्तों समस्त अधिकार, मैंने अधिकारी यहाँ बोल दिया, समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। किसके समय दोस्तों? तो कॉर्नवालिस के काल में। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। तो क्या दिया है दोस्तों कि इसने भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कॉर्नवालिस ने। कब? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करके कॉर्नवालिस ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। यानी जो कॉर्नवालिस कोड थी दोस्तों वो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं दिया था, मतलब कॉर्नवालिस कोड उस पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। तो कलेक्टर का काम क्या होता था दोस्तों? वो मतलब संग्रहणकर्ता के काम करते थे, लेकिन कॉर्नवालिस के काल में उसे मतलब न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। किसने दोस्तों? तो ये कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट दिया है कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कंपनी के कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। तो जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। तो भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार,
प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट दिया है कि इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था। यानी जो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी दोस्तों, इसके तहत भू राजस्व जो था, मतलब भू राजस्व का 90% कौन रखती थी, तो ये कंपनी रखती थी, और 10% जो कि 1/11 भाग होता था वो जमींदार अपने पास रखते थे। आगे दिया दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो ये जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। यानी जो जमींदार थे दोस्तों, वो भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, यानी वो जितना चाहे उतना भू राजस्व दर तय कर सकते थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्थाएं रैयतवारी एवं महालवारी थी। तो भू राजस्व वसूलने के एक हम लोग देख लिए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त, और दूसरी है रैयतवारी, और तीसरी है महालवारी। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं रैयतवारी व्यवस्था के बारे में। रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। तो क्या दिया दोस्तों कि 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई। कब दोस्तों, तो 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। किसको दोस्तों, तो रैयतवारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन एवं अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। तो पहला विशेषता दिया है दोस्तों रैयतवारी व्यवस्था की कि सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। यानी सरकार और किसान के बीच रैयतवारी व्यवस्था में कोई बिचौलिया नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिसमें वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। जबकि जमींदारी प्रथा में दोस्तों, यानी स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का स्वामित्व था वो जमींदारों के हाथ में था, ना कि किसानों के। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। तो लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। नेक्स्ट है कि लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट दिया कि राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था। यानी दोस्तों 50%, यानी 100% का 50% उनको लगान के रूप में देना होता था, जो धन के रूप में देना होता था। यानी अनाज न देके उन लोग को धन के रूप में धन देना पड़ता था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था, तो ये महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। तो महालवारी व्यवस्था में दोस्तों महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1922 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। तो कहाँ दोस्तों, तो महालवारी व्यवस्था गंगा की घाट, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए
मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग किस व्यवस्था में की गई थी? स्थायी बंदोबस्त, किरायतवारी बंदोबस्त या महालवारी? तो याद रखिएगा ये महालवारी व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। तो महालवारी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो ये हॉल्ट मैकेंजी हैं। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। नेक्स्ट दिया दोस्तों भू राजस्व संग्रह करने की विधियां। तो क्षेत्रफल दिया दोस्तों, फिर पक्ष है, फिर योजनाकार। तो जमींदारी व्यवस्था है, इधर रैयतवारी है और ये महालवारी। तो जमींदारी व्यवस्था में क्षेत्रफल 19% था दोस्तों, 19% पे जमींदारी व्यवस्था लागू था। रैयतवारी व्यवस्था 51% क्षेत्र पर लागू था और महालवारी 30% क्षेत्र पर लागू था। पक्ष, तो जमींदार का पक्ष जमींदार लेते थे, रैयतवारी का किसान और महालवारी में मुखिया या लंबरदार देते थे। नेक्स्ट है योजनाकार तो जमींदारी व्यवस्था के योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर थे। रैयतवारी व्यवस्था के योजनाकार रीड और टॉमस मुनरो थे। तो रीड और टॉमस मुनरो रैयतवारी व्यवस्था के योजनाकार थे और महालवारी व्यवस्था के हॉल्ट मैकेंजी थे। तो हॉल्ट मैकेंजी दोस्तों महालवारी व्यवस्था के योजनाकार थे, यानी इन्होंने योजना बनाई थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का दोस्तों जनक माना जाता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों सन जॉन शोर ये 1793 से 1798 ईस्वी तक। तो सर जॉन शोर का कार्यकाल है 93 से 98 ईस्वी तक। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो सन जॉन शोर ने। और ये जॉन शोर वही है जिन्होंने ये जमींदारी व्यवस्था को लागू करने में मदद किया था दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।